हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? परीक्षा पास में आ चुकी है, परीक्षा सेंटर घोषित हो चुके हैं। अपने लगन से लग जाइए और जो भी प्रश्न आप पढ़ें, जैसे भी आपकी तैयारी करें, पर जो भी करो सटीक करना। और आपको तो मालूम है माइनस मार्क की है नहीं, और सभी का टारगेट सीटेट इस बार क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कराएंगे। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी हमारा टारगेट रहेगा, बायो यानी कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, क्योंकि जैसे ही हो सकता है जनवरी के बाद में हम बायोलॉजी की क्लास चालू करने जा रहे हैं। जो भी मित्र हैं अधिक से अधिक जुड़ जाइए, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी क्लास हमारा टारगेट बायोलॉजी रहेगा। क्योंकि अब हो सकता है कि अगर फरवरी में नहीं तो मार्च में आपके टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा घोषित हो जाए, परीक्षा होने की संभावना है। क्योंकि 25-26 फरवरी के आसपास दिखा रहे हैं, तो 2-3 महीना मिलेंगे आपको सही से तैयारी की। एक हम एक एक्रोड डिटेल से बायोलॉजी की तैयारी कराएंगे हम आपको। अब हमारा टारगेट इस समय सीटेट चल रहा है। चलिए दोस्तों क्लास चालू कर लेते हैं, जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। आज बाल विकास आवश्यक शास्त्र छठी की क्लास होने जा रही है। देखिए रूबरू वही प्रश्न आते हैं, करा रहे हैं हम, जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? अगर हम शिक्षा की वकालत की करें तो समावेशी शिक्षा, पृथकरण शिक्षा, मुख्य शिक्षण या एकीकृत शिक्षण। अधिनियम 2009 की बात कर लेते हैं। तो हमारी वकालत की करता है तो दोहा क्या करता है, हमारा समावेशी शिक्षा में करता है। क्योंकि इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना। मतलब समावेशी का शिक्षा का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना तथा प्रदान करता है। इस शिक्षा से सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों का अर्थ व उनसे कुछ बच्चे विशिष्ट बच्चों से हो सकते अच्छे हो सकते हैं, शारीरिक विकलांग या कोई भी शारीरिक कमियां भी हो सकती हैं, जैसे सुनाई नहीं देना या चलने की कठिनाई या मानसिक विकलांग या लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करना, तथा जो अन्य बच्चों से कमज़ोर हो सकते हैं। तो इसमें क्या सब समावेशी शिक्षा, सभी को मान सम्मान समान शिक्षा देना है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका, ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में सम्मानित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मुख्य शिक्षा में, विशेष शिक्षा में, बहुसंस्कृत शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में। अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए हमारी मेन चीज़ क्या रहेगी, बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा की विचारधारा सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था कराती है। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका डी आंसर सही है। देखिए समावेशी शिक्षा जो है आपको बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक नहीं बल्कि सभी, इसका अर्थ यह है कि किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना ही करना है इसमें। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश, ये हमारी समावेशी शिक्षा या आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका, एक शिक्षक को क्या चाहिए, ये विशेष संस्कृतियाँ या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, या ये विद्यार्थियों के बीच संस्कृति विभिन्नता और विविधता की अनदेखी करे। ये संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो आपको सी आंसर सही है इसका। क्योंकि इस शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वह कक्षा में आए हुए प्रत्येक संस्कृति के बच्चों को सम्मान करे एवं उन्हें महत्व दे। क्योंकि जब तक एक शिक्षा हर संस्कृति या सम्मान नहीं करेगी तो वह आदर्श शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सभी संस्कृतियों का सम्मान करना और उन्हें महत्व देना ये प्रमाणिकता करता है कि सभी बच्चों की एक समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है आपकी, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब दो पाठ पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करके नहीं, वे श्यामपट्ट में अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करके नहीं, वे विभिन्न गतिविधियों में कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या ये करते, यानी कि डी ऑप्शन कह रहा है कि
शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं को बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता नहीं। तो हमारा सी आंसर सही है इसका, क्योंकि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों में कारणों में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाते हैं। मतलब बच्चे अपना, इसमें कहा है कि बच्चा अपना स्वयं करके सीखता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस क्रम में अध्यापक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों की एक ज्ञान निर्माण सक्रिय के रूप में सहभागिता निभाता है, जिससे सीखना बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बन सके तथा विचारों को संस्कारवाद भी बांट सके। नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न आपका, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये आंसर आपको सटीक है। देखिए, अध्यापक को हमेशा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे अपने ज्ञान की संरचना कैसे करते हैं, अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को कैसे सीखते हैं, इस चीज़ में टीचर को उद्देश्य है कि टीचर बच्चों से प्रेरित करें कि कुछ न कुछ पूछे हमें, और उनको प्रश्न पूछने के लिए जागरूक प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, 6वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है कि जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पुनरावृत्ति का अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, या अन्वेषण व पारस्परिक क्रिया, या कंठस्थी कारण एवं स्मरण। अगर हम 6ठे प्रश्न की बात कर लें, नहीं है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में शिक्षा को बल केंद्रित मान के रटन प्रणाली को बल केंद्रित मानते, रटन प्रणाली को निजात पाने, परीक्षण में सुधार करने और उस जेंडर, जाति व धर्म आदि को आधारों पर जोड़ने वाले भेदभाव को समाप्त करने की प्रक्रिया कही गई है। तो क्या नहीं, हमारा पुनरावृत्ति का अभ्यास ये भी है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है। तो आपका डी आंसर इसका सही है, छठे का डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए, बच्चों की गलतियां कहाँ होती हैं? अगर हम बात कर लेते हैं तो बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह। अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन सही है कि बार बार अभ्यास करने के लिए वह ये कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए या सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की गलतियां प्रस्तुत अभ्यास का यह एक भाग होती है तथा अनेक विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। गलती बच्चों के जीवन में सबसे बेस्ट टीचर होती है, क्योंकि गलतियां से ही बच्चे संभलते हैं, सीखते हैं, कुछ करके ही सीखते हैं। अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो उसको ये नहीं मालूम होगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न, मूल लेखांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वह भाग होना चाहिए? अगर हम मूल्यांकन को रहे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो यही आंसर सटीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूल्यांकन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये पढ़ने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि अबाधिक। ये मूल्य का निर्धारण में शैक्षणिक स्तर को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें 9वां प्रश्न, संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय व्यक्ति पार्क सक्रिय या जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यापार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। अगर हम 9वें प्रश्न की बात कर ले, या एक सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया। अगर हम इसकी बात कर ले तो क्या है, एक सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया। डी आंसर बिल्कुल सटीक है इसका, क्योंकि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत जीवन पर्याप्त चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि मनुष्य जन्म से लेकर उम्र भर सीखता ही रहता है। छोटे से बड़े को कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और वुडवर्ड ने भी कुछ कहा था कि वुडवर्ड कहते हैं कि अनुसार प्रस्तुति में कहा था कि उन्होंने प्रतिक्रिया धारण करना ही अधिगम, या गिलफोर्ड के अनुसार व्यापार के कारण ही व्यापार में होने वाली परिवर्तन का ही अधिगम सीखना ही कहते हैं। दसवां प्रश्न है,
जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए भी तरह तरह के प्रयास बंद कर देते हैं। एक उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दवा में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते या सीखने के लिए उससे वह प्रेरित रहते हैं। अगर हम 10वें पे बात कर लेते हैं, यानी तो बात कर लेते हैं, इसका आंसर डी आंसर सही है, क्योंकि सीखने के लिए उससे वह प्रेरित होते हैं। क्योंकि जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक जानकारी हो जाती है तो विद्यार्थी हमेशा सीखने व आगे बढ़ने व प्रेरित रहते हैं। उसे स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई व उद्देश्य समझ में आ जाती है और वे हमेशा के लिए पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकता है? पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, यह पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठ स्थानीय कर बंद करें, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने व बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, यह पाठ्यपुस्तक सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो बच्चों की समस्या में सहानुभूति या अनुमान लगाने बहु विकल्पों के देखने के लिए प्रोत्साहित करके, सी आंसर इसका सही है। क्योंकि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने और सक्षम बनाने के लिए बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति या अनुमान लगाने या बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके जागरूक कर सकता है। चूँकि जब तक बच्चों को स्वतंत्र तरीके से सीखने के लिए कहा गया जाएगा जब तक बच्चा असक्षम रहेगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, गतिविधियों जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वयं पहल का प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निदानात्मक विधि है, अधिगमकर्ता केंद्र विधि है, या परंपरागत विधि है, या अंतर्व्यक्तित्व विधि है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपकी अधिगमकर्ता केंद्र विधि है। देखिए, अधिगमकर्ता यानी कि अधिगमकर्ता जो केंद्र विधि आती है, तात्पर्य ऐसी विधि है जहाँ पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की अवधि, पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहती है। इसके अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम प्रक्रिया को सेहतपूर्वक कार्य करता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां प्रश्न है, जुकाम सी हो रही है। नीचे दिए गई स्थिति के किस सिद्धांत को दर्शाती है कि विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते? वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना क्या होती है? संज्ञान एवं संवेग स्थिति नहीं है, अनुवांशिकता व पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता व पर्यावरण संबंधित नहीं है, या संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, तो डी आंसर इसका सही है। क्योंकि संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिकता प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होता है और किसी के बारे में हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, जिसे हम मनोविज्ञान में संज्ञान की काफ़ी महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? अगर हम प्राथमिक समाजीकरण माध्यम की बात कर लेते हैं तो क्या आपका विद्यालय, सरकारी, मीडिया, परिवार? तो हम बात कर लेते हैं इसमें प्राथमिक पहल कौन सा है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं, तो आपका डी आंसर सही है, परिवार। क्योंकि बच्चों के संवेगात्मक विकास पर परिवार का आकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों में ये पाया जाता है कि बड़े परिवारों में संवेगों का विकास शीघ्र व तीव्रता से होता रहता है तथा बड़े परिवारों के बच्चे संवेगों के जल्दी अभिव्यक्त कर सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15वां प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्क से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्क में भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्क में भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्क में भिन्न होती है? अगर हम 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं जीन पियाजे के अनुसार, तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्क में भिन्न होती है। आपका तीसरा आंसर सही है इसका। क्योंकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास अनुकरण की बजाय सोच पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के
आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी छोटा बच्चा जब जलते हुए दीपक को जिज्ञासा वाला छूता तो उसे जलने के बाद एहसास होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, एक सामाजिक संरचना, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारण। अगर हम जेंडर की बात कर लेते हैं तो जेंडर क्या है आपका? एक सामाजिक संरचना है, लैंगिक रूप जिसे बोलते हैं लैंगिकता या महत्वपूर्ण सामाजिक शास्त्रीय धारणा है जिसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव रहता है और जो विकास की आदि जनसंख्या की बात करती है वह ये उपकरण है जिसके माध्यम से नारीवादी या विचारधारा सदियों से व्यस्त रहती है। महिला शोषण एवं उत्पीड़न या रहस्य करते हैं जिससे विशेष प्रकार से पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज सैद्धांतिक दृष्टि से सांस्कृतिक ढांचे से लिंग निर्धारित की अवधारणा को विचार में करता है। नेक्स्ट, आज थोड़ा क्लास फास्ट करा रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा लेट होने के कारण। 17% देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है? अगर हम विकास के आकर सही पहचान मान कर लेते हैं तो संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक व संवेगात्मक, या शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक व संवेगात्मक, या सामाजिक शारीरिक व्यक्ति तब कर लेते हैं शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। तो डी आंसर इसका सही है क्योंकि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। जन्म के बाद 15 से 20 वर्ष की आयु के बाद तक कद और वजन के क्षेत्र में शारीरिक विकास होता है। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता रहता है जिसमें आनुवांशिक और अन्य जैविक क्रियाविधि होती रहती है। हालांकि ये मान लेने के बावजूद भी मस्तिष्क कार्यों की वजह से संज्ञानात्मक घटना होती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, 18% की बात कर लेते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यापार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे ईश्वर और तर्क शामिल होती है। सी ऑप्शन देखिए, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सी आंसर सटीक है क्योंकि बुद्धि बहुपर्यामी है जिसमें बुद्धि के रूप में कार्य करती है। क्योंकि कैलिबा थर्मस ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा ही होता है। उन्नीसवें प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषण के रूप में, खाली प्लेटों के रूप में, या छोटे वयस्क के रूप में? अगर हम इसकी बात कर लें तो सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जाता है क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा सब पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया या परिणाम है। जिसमें प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवधारणा में अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों को विकास करना और उन्हें सक्रिय अन्वेषण बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है एक व्यक्ति की विधि, एक निष्क्रिय विधि, एक अनुबंधित गतिविधि, या एक सामाजिक आर्थिक गतिविधि? थोड़ा जुकाम हो रही है इसलिए थोड़ा क्लास जल्दी करा रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के वास को किस तरह से देखा जा सकता है? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो बी आंसर इसका सटीक है क्योंकि सक्रिय अन्वेषण के रूप में, क्योंकि गतिशील शिक्षा सब पारंपरिक शिक्षा या की अतिक्रिया का परिवेश है। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से अमेरिका के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, बात कर ली है इसने, हमने इस प्रश्न को तो पढ़ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ 20वें प्रश्न कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत विधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि। अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात कर लेते हैं तो एक सामाजिक आर्थिक गतिविधि सटीक है, डी आंसर सही है क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अंतक्रिया पर अधिक बल दिया था और कहा कि समुदाय एक सीखने के बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग की प्रक्रिया का विकास को पहले ही आरंभ कर दिया जाता था और गतिविधि इस विकास को भी सामाजिक विकास के बिना समझा जा सकता था क्योंकि इस पर मानसिक प्रक्रिया हाई मेंटल प्रोसेस की उत्पत्ति या सामाजिक प्रक्रिया होती रहती है।
क्योंकि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधियों के रूप में भी हम जोड़ सकते हैं। जिसे हम थ्योरी ऑफ द कैन थिंक डेवलपमेंट मानव बुद्धि की प्रकृति व उसके विकास के बारे में संबंधित जानकारी करते हैं इसके मामले में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या निलंबित अनुकरण या विचारों की अनुक्रमणिकता या वर्तुलो अनुक्रमणिकता। तो अगर इसकी हम प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका यह विचारों की अनुक्रमणिकता सी आंसर सटीक है, क्योंकि पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट मानव बुद्धि की प्रकृति पर विकास के बारे में संबंध या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बारे में 2 से 7 वर्ष तक का बालक का अपना परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में लगता है, कहा इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न, आपका 22 प्रश्न है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल अनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि व उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। सी ऑप्शन है बच्चों को अधिगम है तो प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। या बात करते हैं सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में ही सक्षम होते हैं। क्योंकि तो हमारा डी आंसर बहुत सटीक है इसका, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण जानने के लिए नए से नए व्यापारिक गुण या सीखने की कोशिश करता है। कुछ अनुभव पुराने साझा करता है, कुछ नए गुण साझा करता है, जिसे हम बौद्धिक विकास केवल या कार्यात्मक विकास से भी जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए गामा के विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषता होती है, फिर भी गामा के विकास का क्रम क्या है? अधोगामी शीर्षगामी या अपरिष्कृत स्थूल गामक विकास और अपरिष्कृत सूक्ष्म गामक विकास? अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो बी आंसर सही है आपका, क्योंकि गामक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधियां होती है, फिर भी गामक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूलित गामक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म गामक विकास की तरफ चलता है। चौबीस प्रश्न कह रहा है, वह आपदी जो वायसकता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं? अगर इस प्रश्न की बात करें तो मध्य बाल्यावस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, आपदी या बाल्यावस्था की, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो बी आंसर सटीक है इसका, क्योंकि पूर्व सक्रियात्मक आपदी, क्योंकि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के संक्रमण की पहल करती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने के साथ ही अपने अंतर पहचानने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, देखिए परीक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों को अवलोकन करके सीखते हैं। यह को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यापार करने के लिए अनुवांशिक क्रिया का किया जा सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि को पुरस्कार या दंड सिद्धांत, प्रोत्साहन या दंड तो हम इसमें दे ही नहीं सकते। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यापार कुशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो आपका क्वेश्चन आंसर सही है, डी आंसर सटीक है, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहा है कि बच्चों की बुद्धि का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब भी बालक का जन्म होता है तो उसका विकास शुरू हो जाता है, विकास करने कि सक्षम होता है, जैसे चूसना, देखना, पकड़ना, वस्तु तथा पहुंचना। इस पर उसकी बौद्धिक संरचना की इस प्रकार की गति थी जो उसे बालक की ये प्रक्रिया योग्यता बनाती है, जैसे कि बौद्धिक संरचना में ये महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में निभाती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 25 प्रश्न। आई हो आपको क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि टारगेट रखिए, क्योंकि परीक्षा जल्द ही एडमिट कार्ड आ चुके हैं। वो सॉरी एडमिट कार्ड नहीं, आपके एग्जाम सेंटर निश्चित हो चुके हैं सभी के, और जिनकी पहला दिन होगा परीक्षा का उनको ढेरों शुभकामनाएं रहेगी। अपना ध्यान से और सही से पेपर करना। बाय दोस्तों, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।